हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10th का विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो बायोलॉजी का भाग है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, हम आज इस वीडियो में देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम जो ठीक प्यारे बच्चों जो जैव प्रक्रम है उसका ऑलरेडी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाकर डाल दिया। ठीक प्यारे बच्चों, जो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो आ जाए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक प्यारे बच्चों, और जैव प्रक्रम का पूरा 1 शॉट वीडियो भी है। ठीक है, कई चैप्टर में। ठीक प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम का 4 चैप्टर में हमने पढ़ाया है उसको अलग अलग के, जैसे पाचन अलग है, श्वसन अलग है। ठीक प्यारे बच्चों, श्वसन अलग है। ठीक है, उत्सर्जन अलग है। ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमने अलग अलग तरीके से विधिवत तरीके से बढ़िया बढ़िया से आप लोगों को समझाते हुए पढ़ाया है उसमें। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे, इसमें भी देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय में। ठीक है, आइए आज देखेंगे हम नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, देखिए हम पहला हेडिंग हमारा क्या कह रहा है इसमें। देखिए देखिए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक प्यारे बच्चों, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए यह सभी जंतुओं में मुख्य 2 तंत्रों द्वारा किया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय होता है, सभी जो जंतु होती हैं उनमें मुख्य रूप से दो तंत्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, तंत्रिका तंत्र है, और दूसरा दिया है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा दिया है अंतःस्रावी। देखिए पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा दिया है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, ये चलिए देखते हैं हम आगे तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखिए तंत्रिका तंत्र। देखिए शरीर के प्रत्येक प्रक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न ऊतकों तथा अंगों की प्रतिक्रियाओं के लिए, ठीक है बच्चों, जंतुओं के शरीर में एक विशेष तंत्र पाया जाता है, उसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए शरीर की कोई भी प्रतिक्रिया जब होती है, ठीक है, उसमें लेने वाले जो ऊतक होते हैं, उसमें जो भाग लेने वाले जो ऊतक होते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, उनके अंगों की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ऊतकों तथा अंगों की प्रक्रियाओं के लिए जंतुओं में, ठीक है, एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, उसे ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, मानिए कोई जंतु है, उसमें अनेकों प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, ठीक प्यारे बच्चों, तो उसमें उन अंगों को, ऊतकों तथा अंगों की प्रक्रियाओं के लिए शरीर में जो जितने भी जंतुओं के शरीर में विशेष तंत्र पाए जाते हैं, उसे ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, जितने भी शरीर में अन्य अंगों को करने के लिए, अन्य अंगों को करने के लिए, ठीक प्यारे बच्चों, अन्य अंगों की प्रक्रियाओं के लिए जो जितने भी अंग पाए जाएंगे, ठीक है, उसे ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को। यही चलते हैं हम आगे। देखिए 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 तंत्रिका तंत्र के कार्य। ठीक प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। देखिए यह मानव शरीर में ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है, हमारा मानव शरीर जो होता है, उसमें ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया को, दोनों को जो है नियंत्रण करता है। ठीक प्यारे बच्चों, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, यह मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। जो मानव शरीर होता है, इसमें प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है, उसे भी यह नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए तंत्रिका तंत्र हमें सोचने, समझने, तर्क करने में सहायता करता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है वह मानव को उस सोचने और विचारने और तर्क या सवाल करने में सहायता करता है। ठीक है बच्चों, जब हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, तर्क करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो हमारी जो तंत्रिका होती हैं वही हम सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, ये देखते हैं आगे। देखिए यह बाह्य वातावरण से संवेदांगों जैसे नाक, कान, जिह्वा आदि द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो तंत्रिका तंत्र है वह बाह्य संवेदांगों जैसे नाक हुआ, कान हुआ, स्वाद हुआ, ठीक प्यारे बच्चों, जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं,
नाक से हम किसी गंध को सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, तो उन सभी को इकट्ठा करेगा और ठीक प्यारे बच्चों इकट्ठा करता है और उस सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक ले जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, इसे हम देखेंगे आगे भी। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक जो संरचना सहित जो क्रिया होती है उसे ही हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, जो पुनरुद्भवन जो होता है यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें कोई जीव होता है वह उस अगर आप उसको एक जगह से काट दोगे, ठीक है, मानिए यहाँ पर कोई जीव है, ठीक है, यहाँ से आप काट देंगे, यहाँ से भी काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे, तो यहाँ से एक और नए जीव का जो है यह वृद्धि करके एक नया जीव बना लेगा, पुनः एक नया जीव बना लेगा। ठीक है बच्चों, हर एक पार्ट जो है वृद्धि करके एक नया जीव बना लेगा, उसे ही हम पुनरुद्भवन कहते हैं। लेकिन जो यह तंत्रिका की कोशिका होती है इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है, यह एक बार नष्ट हो जाता है तो यह पुनः नहीं जन्म लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं इसको चित्र की सहायता से आप लोग दिखा दें कि किसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक है, आइए देखते हैं चित्र की सहायता से इसे। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तंत्रिका कोशिका का चित्र जो है यह है, देखिए इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो देखिए यह देखिए तंत्रिका, यहाँ से देखिए पहले देखिए यह जो है यह केंद्रक है। ठीक प्यारे बच्चों, जो यह इसका जो है केंद्रक है, यह देखिए तंत्रिका कोशिका का जो देखिए द्रुमिका है, यह जो नुकीली संरचना निकली हुई है उसे ही हम द्रुमिका कहते हैं। देखिए यह जो है यह कोशिका काय है, जो अंदर की जो पार्ट है इसका, देखिए यहाँ पर यह जो अंदर का पार्ट है उसे हम कोशिका काय कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो ज्वाइंट हुआ है, ठीक है, फिर उसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है लास्ट पर ये जो तंत्रिका कोशिका की जो संरचना है, न्यूरॉन जो है पूरा तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा जो है, यह देखिए यहाँ पर तंत्रिकाक्ष का पूरा अंतिम सिरा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोग समझ में चित्र की सहायता से। आइए देखते हैं हम आगे इसके क्या क्या चीजें देखें। ठीक है, आइए देखते हैं तंत्रिका कोशिका के प्रकार। ठीक है प्यारे बच्चों, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका या अविवाही तंत्रिका कोशिका, चालक तंत्रिका कोशिका या अपवाही तंत्रिका कोशिका। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए और तीसरा जो दिया है मिश्रित तंत्रिका कोशिका या संयोजी तंत्रिका कोशिका। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे और आसानी से देखते हुए चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आगे हम। देखिए संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक प्यारे बच्चों, जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, ऐसी तंत्रिका कोशिका जो अंगों से सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करती है उसे ही संवेदी तंत्रिका कोशिका या अभिवाही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे मानिए अगर कोई अंग है, ठीक प्यारे बच्चों, अगर हमारे हाथ पर किसी से कट जाता है, ठीक प्यारे बच्चों, जो यह सूचना कटने का जो सूचना है, ठीक प्यारे बच्चों, जो सूचना तंत्रिका तंत्र ले जाती है उसे ही हम संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ से जो मानिए हमारा हाथ है, ठीक है, यहाँ पर यह हमारा हाथ है, यहाँ पर जो कोई भी जीव आकर काट लिया तो ये इससे जो सूचना मिलती है, ठीक है, यह सूचना जिसके कारण जो हमारे ब्रेन तक जाती है, ठीक प्यारे बच्चों, उसे हम संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, देखिए अंगों से सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, ठीक प्यारे बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं उसे ही हम, ठीक प्यारे बच्चों, संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह हमारा एक अंग है, जो कोई भी अंग होता है उससे कोई भी जो सूचना मिलती है तो उसे संवेदी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने का जो कार्य करती हैं उसे ही हम संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं या अविवाही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। आइए चलते हैं आगे अगली हेडिंग पर। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आगे अगली हेडिंग। देखिए
चालक तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो मस्तिष्क से सूचनाओं को कार्यकारी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, उसे ही चालक तंत्रिका कोशिका या अपवाही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसका कहने का यह मतलब है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए जो हमारा मस्तिष्क होता है, अब हमें देखिए अगर कोई एग्जाम्पल एक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका कहने का यह मतलब है कि अगर आप लोग एक रास्ते से जा रहे हैं, ठीक प्यारे बच्चों, एक रास्ते से आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, और बाई चांस जो आपको कोई एक कुत्ता जो होता है, ठीक प्यारे बच्चों, डॉग आपको दौड़ाने लगता है, ठीक है, तो जो तंत्रिका कोशिका जो होती है मस्तिष्क से सूचना लेकर आती है कि हम ब्रेन से सूचना लेकर आती हैं कि कुत्ता जो है आपको भौंक रहा है, दौड़ा रहा है, ठीक है, तो जो हमें दौड़ना चाहिए, ठीक प्यारे बच्चों, जो भौंकता है तो उस समय बहुत लोग दौड़ते हैं, ठीक है, या भागने की कोशिश करते हैं, तो जो भागने की जो प्रक्रिया होती है वो सूचना कहाँ से आई है, तो हमारे ब्रेन जो है, ब्रेन से आती है और हम दौड़ने लगते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आया यहाँ तक समझ में? तो जो ब्रेन से जो सूचनाएं लाते हैं मस्तिष्क कार्यकारी अंगों तक, देखिए जो कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, एक कार्य हुआ ना, ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसे ही हम अपवाही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को? आइए चलते हैं आगे अगली हेडिंग पर। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम देखेंगे मिश्रित तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी तंत्रिका कोशिका जो सूचनाओं को लाने तथा ले जाने दोनों का कार्य करती हैं, उसे ही मिश्रित तंत्रिका कोशिका या संयोजी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, मानिए यहाँ से जो है ये हमारा अंग जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मस्तिष्क है, यहाँ हमारा अंग है, यहाँ से जो सूचना जो है, ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ से जो सूचना मिलती है मस्तिष्क तक ले जाने, ठीक है, और मस्तिष्क से इस अंग तक ले आने में जो तंत्रिका कोशिका कार्य करती हैं, ठीक प्यारे बच्चों, इन दोनों तंत्रिकाओं को जब ये दोनों एक ही, ठीक प्यारे बच्चों, एक साथ दोनों जब कार्य करती हैं तो उसे ही हम मिश्रित तंत्रिका कोशिका या संयोजी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे अगली हेडिंग पर। देखिए तंत्रिका तंत्र के प्रकार, देखिए हमारा जो पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा दिया है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा दिया है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक प्यारे बच्चों, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आइए चलिए देखते हैं हम इन तीनों को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे हम कहते हैं। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है हमारा, इसके अंतर्गत जो है मस्तिष्क हमारा आता है और मेरुरज्जु जो है आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए हम देखेंगे मस्तिष्क के बारे में इसमें देखेंगे। देखिए मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण एक कोमल अंग होता है जो खोपड़ी के, ठीक प्यारे बच्चों, खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मनुष्यों में इसका भार 1300, ठीक प्यारे बच्चों, 1300 से 1400 ग्राम होता है तथा इसका आयतन 1200 से 1500 सीसी होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारा ब्रेन होता है, मनुष्य में इसका जो भार होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है, और जो इसका आयतन जो होता है 1200 से 1500 सीसी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको भी चित्र की सहायता समझेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए हमारा मानव मस्तिष्क का जो चित्र है, एनसीईआरटी बुक में भी यही चित्र बनाया हुआ है। आप लोगों के लिए हमने यह चित्र बनाया है, ठीक है, समझाने के लिए। देखिए यहाँ से आइए देखते हैं हम अग्र मस्तिष्क, जो हमारा यह आग जो सामने का पार्ट है, इसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यह पूरी अग्र मस्तिष्क है। यहाँ पर देखिए परम मस्तिष्क है। ठीक प्यारे बच्चों, और जो यह देखिए यह जो है मध्य मस्तिष्क, यह जो है पश्च मस्तिष्क। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो तीनों संरचना जो होती हैं, पोन्स, मेडुला, अनुम मस्तिष्क जो होती हैं, यह तीनों जो होती हैं पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत आती हैं। यह देखिए जो यह नली जैसी संरचना जो होती है मेरुरज्जु है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए यह एक यहीं पर एक जो हमारा होता है हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों,
यहीं पर हमारा हाइपोथैलेमस पाया जाता है और यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, और जो देखिए यह हमारा जो यह आवरण जो है बाहर से यह कपाल या खोपड़ी है। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चित्र बना लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, नहीं तो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी यह चित्र दिया हुआ है। ठीक है, यही चलते हैं आगे, इन सभी पार्ट को एक एक करके बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मस्तिष्क के भाग। ठीक प्यारे बच्चों, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक प्यारे बच्चों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, आइए देखते हैं, जो देखिए यह जो हमारा सामने का जो पार्ट है यह अग्र मस्तिष्क है, और यह जो संरचना है यह देखिए मध्य मस्तिष्क है, और यहाँ पर जो यह तीनों जो अंतर्गत जिसके हैं यह पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यह पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह हमारा सामने का जो अग्र मस्तिष्क, यह जो संरचना है यह मध्य मस्तिष्क है, और यह जो है पश्च मस्तिष्क है। यह ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे इन तीनों पार्टों को हम एक एक करके बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यह पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग है, इसलिए इसे बड़ा मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो अगर मस्तिष्क होता है यह हमारा पूरा ब्रेन जो होता है, ब्रेन का 2/3, ठीक प्यारे बच्चों 2/3 भाग होता है, इसलिए इसे हम प्रमुख मस्तिष्क भी, प्रमुख भाग भी कहते हैं। मस्तिष्क का जो है हमारा अग्र मस्तिष्क जो होता है प्रमुख भाग होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम बड़ा मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, या बड़ा मस्तिष्क कहते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। देखिए पहला दिया है घ्राण मस्तिष्क, परम मस्तिष्क, और तीसरा दिया है डाइएन्सिफिलान। ठीक प्यारे बच्चों, डाइएन्सिफिलान। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर जो संरचना पाई जाती है यह परम मस्तिष्क है। ठीक प्यारे बच्चों, और जो अंदर की संरचना होती है वो आप लोगों को ब्रेन को खोलकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह किसी का कपाल थोड़ी ना है कि हम लोग खोलकर आप लोगों को दिखा दें। ठीक है, यह एनसीईआरटी आधारित जो है चित्र है उसी की सहायता से आप लोगों को हम समझा रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए देखेंगे घ्राण मस्तिष्क पहले। ठीक है, देखिए घ्राण मस्तिष्क यह मनुष्यों में सबसे कम विकसित होता है, जो गंध के ज्ञान का केंद्र होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में ही यह घ्राण मस्तिष्क पाया जाता है, घ्राण मस्तिष्क। ठीक प्यारे बच्चों, जो मनुष्य होते हैं उनमें बहुत कम विकसित होता है। ठीक है, जो गंध का पता करता है कि यह जो गंध आ रही है यह किस वस्तु की है, कैसी है, कहाँ से आ रही है। ठीक प्यारे बच्चों, यह जो हमारा है अग्र मस्तिष्क में घ्राण मस्तिष्क होता है, उसी से हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए परम मस्तिष्क, परम मस्तिष्क आइए देखते हैं किसे कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क, ठीक प्यारे बच्चों, जो परम मस्तिष्क होता है यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारा ब्रेन है अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है, जो स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि के ज्ञान का केंद्र है। ठीक प्यारे बच्चों, जो परम मस्तिष्क हमारा होता है वह सोचने की जो शक्ति जो होती है हमारे पास, सोचने की शक्ति, विचारने की शक्ति, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने, किसी वस्तु को हम कितने समय में कब और कैसे सीख सकते हैं, जो हमारे परम मस्तिष्क होता है। ठीक प्यारे बच्चों, उसी से इन सभी का जो है ज्ञान का यह केंद्र होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो परम मस्तिष्क होता है यह ज्ञान का केंद्र होता है। ठीक है, जो यह बड़ा तथा विकसित भाग होता है। ठीक है, बहुत लोगों को देखते होंगे आप लोग कि कोई कैसे भी समझाए, ठीक प्यारे बच्चों, वह तुरंत समझ जाता है, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और ठीक है, जैसे कि आप लोग
कहीं भी जाते हैं तो किसी वस्तु को बहुत बच्चे देखते हैं तो तुरंत जान जाते हैं कि यह वस्तु वहीं की है, वहीं पर से आई है। ठीक है, जो परम मस्तिष्क का ज्ञान का केंद्र होता है। ठीक है, यह जो हमारा परम मस्तिष्क है उसी से हमें यह सब सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे डायनेसिफिलान में। ठीक है, देखिए देखिए डायएसिफिलान अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग को ही डायएसिफिलान कहते हैं। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसके पश्च भाग को, जो उसका पश्च भाग होता है उसे हम डायएसिफिलान कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसके निम्न 3 भाग होते हैं। देखिए पहला है एपिथैलेमस, थैलेमस, ठीक प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो डायएसिफिलान जो होता है उसका 3 भाग होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए जो है यहाँ पर देखिए यह हाइपोथैलेमस, यहाँ पर जो यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है, यहीं पर हमारा जो होता है हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं हम आगे इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, देखिए एपिथैलेमस किसे कहते हैं। देखिए यह पीनियल ग्रंथि से संबंधित भाग होता है जो मृदु मृदुतनिका के साथ, ठीक प्यारे बच्चों, मृदुतनिका के साथ मिलकर कोराइड जालक बनाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो मृदुतनिका होती है उसके साथ मिलता है और कोराइड एक जालक बनाता है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक, ठीक प्यारे तथा सीरोटेनिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। जो पीनियल ग्रंथि हमारी होती है उससे मेलाटोनिन तथा सीरोटेनिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इनको भी देखेंगे। ठीक है, आइए प्यारे बच्चे देखेंगे हम मेलाटोनिन हार्मोन्स किसे कहते हैं। देखिए यह हार्मोन्स अंधेरे में अधिक सक्रिय रहता है, इसलिए इसे अंधकारमय हार्मोन्स कहते हैं, जो सोने व जागने के लिए नियंत्रित करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है यह मनुष्य को सोने और जागने पर, सोना है कब कब सोना है कब जागना है उसको नियंत्रित करता है। इसे हम अंधकारमय हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए सीरोटेनिन, ठीक प्यारे बच्चों, सीरोटोनिन, देखिए इसे गुड फील हार्मोन्स भी कहते हैं, जो खुशी से संबंधित होता है। जो सीरोटोनिन हार्मोन्स जो होता है इसे हम गुड फील हार्मोन्स भी कहते हैं, जो खुशी से संबंधित होता है कि मनुष्य खुश है। ठीक है, खुश होगा तो यह हार्मोन्स जो है उससे संबंधित होगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए हाइपोथैलेमस, ठीक है प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस, देखिए यह भूख, प्यास, स्नेह, घृणा, उत्साह, पीड़ा, नींद व ताप के नियंत्रण का केंद्र होता है। यह शरीर के बाहरी ताप को नियंत्रित करता है। जो हाइपोथैलेमस हमारा होता है हम वह किसको नियंत्रित करता है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए भूख को नियंत्रित करता है, प्यास को, स्नेह, घृणा, उत्साह, पीड़ा, नींद, ताप के को नियंत्रित करता है। किसी से हमें स्नेह है, प्यार है, घृणा है, ठीक प्यारे बच्चों, हमें प्यास लगी है, भूख लगी है, पीड़ा हुई है, नींद आ रही है, हमारे शरीर का ताप जो है हम, और हमारे शरीर के वातावरण का जो ताप है, बाहर का ताप है, उन सभी को जो है हाइपोथैलेमस हमारा जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, उसको मेंटेन करता है, उसको जैसा चाहिए उसको मेंटेन रखता है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आगे। थैलेमस किसे कहते हैं। देखिए यह दर्द, ठंड व गर्मियों के अनुभव का केंद्र होता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उससे दर्द जब हमें होता है तो हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस से पता लगता है, और ठंड भी जब होती है हमें तो हाइपोथैलेमस से पता, गर्मी का अनुभव जो होता है, इन सभी जो ये तीनों हैं, इन तीनों का जो केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ठीक, सॉरी बच्चों, थैलेमस नियंत्रित करता है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे मध्य मस्तिष्क देखेंगे। ठीक है, देखें मस्तिष्क का मध्य भाग अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो देखने तथा सुनने
में सहायक तथा मस्तिष्क से मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, जो मस्तिष्क का मध्य भाग जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो देखने तथा सूंघने में सहायता तथा जो हमारा मेरुरज्जु होता है इनको जोड़ने में सहायता प्रदान करता है, जोड़ने का कार्य करता है हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये देखते हैं इसका अधिकांश भाग अग्र मस्तिष्क से ढका होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है इसका पूरा जो अधिकांश भाग जो होता है, आधा से ज्यादा भाग जो हमारा अग्र मस्तिष्क है वह ढकी रहती है इसको, मध्य मस्तिष्क को। ठीक है प्यारे बच्चों, मानिए यह मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, यह मध्य मस्तिष्क है जो, और हमारा अग्र मस्तिष्क जो होता है यह इसकी आधे से आधे पूरे से पूरे, पूरा नहीं तो आधा से अधिक जो भाग होती है उसको ढकी रहती है। ठीक है, उसको ढकी रहती है जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम पश्च मस्तिष्क किसे कहते हैं। देखिए, यह मेरुरज्जु तथा बचे हुए मस्तिष्क में संपर्क बनाए रखने का कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। जो हमारा बचा हुआ अंतिम भाग होता है उसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं, और जो मेरुरज्जु तथा जो कोई बचा हुआ भाग होता है उससे संपर्क भी बनाए रखने का यह कार्य करता है। इसके निम्न भाग हैं, देखिए इसके निम्न भाग कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है पोन्स है, अनुम मस्तिष्क है, मस्तिष्क पूंछ है। मस्तिष्क पूंछ, अनुम मस्तिष्क, ठीक प्यारे बच्चों, और पोन्स। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हैं हम आगे, देखेंगे इन तीनों को भी सरल भाषा में बढ़िया तरीके से। आइए देखते हैं पोन्स। पोन्स हम किसे कहते हैं। देखिए, यह श्वसन नियंत्रण में सहायता करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पोन्स हमारा होता है वह श्वसन जो है, श्वसन नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है कि मनुष्यों को कितना श्वसन कैसे कब का, उसका जो है नियंत्रण यही करता है पोन्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम अनुम मस्तिष्क। यह शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है तथा पेशियों को नियंत्रित करके चलने, खेलने, कूदने, नाचने आदि को नियंत्रित करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो अनुम मस्तिष्क हमारा होता है यह शरीर का जो संतुलन हमारा होता है उसको नियंत्रित करता है, और जो हम चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, इन सब को नियंत्रित करने का जो कार्य है यह अनुमस्तिष्क ही करता है। ठीक है, यह अगर नहीं होता है तो हम चल नहीं पाते, कूद नहीं पाते, नाच नहीं पाते, बोल नहीं पाते। ठीक प्यारे बच्चों, खा नहीं पाते। इन सब जो कूदने चल ठीक प्यारे बच्चों, चलने, कूदने, नाचने, इन सभी का विशेष नियंत्रण करता है। ठीक है, हम चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे, मस्तिष्क पूंछ। मस्तिष्क पूंछ देखिए, देखिए प्यारे बच्चों, यह मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग होता है जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वास की लय, परिसंचरण, हृदय स्पंदन, छींकना, खांसना, वमन, जीभ की गलतियां आदि का नियंत्रण एवं नियमन करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारा मस्तिष्क पुंछ होता है यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वास, जो हम अनैच्छिक क्रिया जो होती है, श्वास लय, श्वास की लय, परिसंचरण, ठीक प्यारे बच्चों, हृदय स्पंदन, हृदय हमारा कितनी बार कब और कैसे स्पंदन करे, छींकना, हमें छींकी कब आ रही आएगी, खांसना, वमन, जीभ की गलतियां, बहुत लोग कहते हैं जीभ की गलतियां हो गई, कुछ बोलना चाहते हैं कुछ और नींबू से जो है निकल जाता है कुछ और। ठीक है प्यारे बच्चों, इन सभी को जो है नियंत्रित करने का यह कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा मस्तिष्क पूंछ होता है इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करेगा, छींकना, हमें छींक आ रही है तो उसे भी नियंत्रित करता है, खांसना भी हमें नियंत्रित करता है, उल्टी, वमन को हम उल्टी आम भाषा में लोग कहते हैं कि उल्टी हो रही है, जीभ की गलती हो रही है, जीभ की बार बार शब्द मिस्टेक होता है। ठीक प्यारे बच्चों, उसे हम जीभ की गलतियां कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। ठीक है, देखिए मानव मस्तिष्क के कार्य, मानव मस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं, आइए देखते हैं उन सभी कार्यों को। ठीक है, देखिए मानव मस्तिष्क
अंग तंत्र की कार्य प्रणाली और हार्मोनल प्रतिक्रियाएं एक साथ करता है। ठीक है बच्चों, जो मानव मस्तिष्क है, अंग तंत्र जो हमारा अंग है, उन अंग तंत्र का जो कार्य प्रणाली होती है उसको, और हमारे जो हार्मोनल प्रतिक्रिया जो होती हैं उन सभी को एक एक साथ नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं आगे दूसरा क्या है। देखिए, यह शरीर के संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेग के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करता है। जो हमारा मस्तिष्क है, शरीर से जो तंत्रिका आवेग होती हैं उनसे सूचना प्राप्त करता है। ठीक है, ये देखते हैं तीसरा। देखिए, यह सूचनाओं को संग्रहित करता है जिससे मानव व्यवहार में पिछले अनुभव के अनुसार संशोधित किया जा सके। ठीक प्यारे बच्चों, यह जो सूचना होती है उसे संग्रहित इकट्ठा करेगा और जो मानव है पिछले अनुभव के अनुसार से इसे संशोधित किया जा सकता है। ब्रेन में ऐसी क्षमता पाई जाती है। ठीक है, उसे भी यह नियंत्रित करता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। यहाँ तक आया आप लोग समझ में? ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ या नहीं कमेंट अवश्य करें। आइए देखते हैं मेरुरज्जु किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए, मस्तिष्क पूछ कपालीय गुहा के बाहर एक लंबी खोखली व बेलनाकार संरचना के रूप में मानव की देह गुहा में रूपांतरित होती है, तो उसे ही इस संरचना को ही मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो संरचना जो होती है, देखिए मस्तिष्क पूछ, ठीक है प्यारे बच्चों, मस्तिष्क पूछ कपालीय, ठीक है, गुहा के जो एक नलिका बेलनाकार नलिका संरचना होती है, देखिए अब एक बेलनाकार नलिकाकार संरचना है, उसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है, ये चलते हैं आगे। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं मेरुरज्जु के कार्य। ठीक है, देखिए, यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। जो हमारा मेरुरज्जु होता है यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करने का कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। जो हमारा मेरुरज्जु होता है यह प्रतिवर्ती क्रिया जो होती हैं उनको नियंत्रित और संचालन करने का नियमन करता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। मेरुरज्जु के नष्ट होने पर मानव में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो पाती है। जो मेरुरज्जु नहीं होता है तो मानव में जो है प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे। यहाँ तक आया आप लोग समझ में? ठीक है, यह मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क को आने वाले आवेगों के, ठीक है प्यारे बच्चों, के लिए मार्ग प्रदान करती है। जो मेरुरज्जु होता है मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आने और मस्तिष्क तक जाने में जो आवेग आवेग होते हैं उनको मार्ग जो है यह मेरुरज्जु प्रदान करता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। यहाँ तक आया आप लोग समझ में मेरे प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती है। ठीक है बच्चों, जो हमारा केंद्रीय तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो शरीर के विभिन्न जो संवेदी अंग होते हैं उसको एक धागे नुमा संरचना की सहायता से जोड़ने का, ठीक है बच्चों, कार्य करता है। तंत्रिकाएं, उसे ही हम परिधीय तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। ठीक है, धागी नुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। जो धागी नुमा संरचना होती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, जो शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वह शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए, कपालीय तंत्रिका की संख्या जो होती है 12 जोड़ी होती है और मेरु तंत्रिका की जो संख्या होती है 31 जोड़ी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कपालीय तंत्रिका की जो संख्या होती है 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिका की जो संख्या होती है 31 जोड़ी होती है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए अगला क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक प्यारे बच्चों, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हम किसे कहेंगे? देखिए, ऐसा तंत्रिका तंत्र जो शरीर के
आंतरंगों की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है उसे ही स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आंतरंगों का नियमन करेगा, ठीक है, उसे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो वास्तव में परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। जो स्वायत्त, ठीक प्यारे बच्चों, स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र है, स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र है वह परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही वास्तव में परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस जिसके निम्न दो भाग, जिसे निम्न दो भागों में विभक्त करते हैं। देखिए पहला है सॉरी बच्चों, पहला दिया है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और तीसरा जो दूसरा दिया है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आइए चलते हैं हम आगे, आइए देखेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे। देखिए ऐसा तंत्रिका तंत्र जो ऊर्जा व्यय के साथ प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए जो यह जो तंत्रिका तंत्र होता है जो ऊर्जा व्यय के साथ प्रतिकूल वातावरणीय दशा जो होती है, प्रतिकूल वातावरणीय दशा के को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर को जो है प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, और उसे हम जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है उसे हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, जैसे हृदय स्पंदन दर का बढ़ना, लार का स्राव कम होना इत्यादि। जैसे हृदय स्पंदन का जब दर बढ़ जाता है तो वह प्रतिरक्षा तंत्रों की सहायता से हमें जो है सहायता प्रदान करता है। ठीक प्यारे बच्चों, लार का जो स्राव है कम होना, इन सभी का जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसा तंत्रिका तंत्र जिसका संबंध उन प्रतिक्रियाओं से होता है जिसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है उन क्रियाओं से संबंध होता है जिसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है। जैसे हृदय दर का धीमा होना, आहार नाल में क्रमानुकुंचन का बढ़ना। हृदय जो दर है वह धीमी हो जाएगी और आहार नाल में जो क्रमानुकुंचन की गति जो होती है वह बढ़ जाएगी। ठीक है, उसे हम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, देखिए प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। देखिए किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाला अनैच्छिक क्रियाओं को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में लार आना, कांटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उठ जाना। ठीक प्यारे बच्चों, इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे हम किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह में जो है लार आ जाता है, और हमें जब कांटा चुभता है तो कांटा चुभते ही तुरंत हमें उस पर से हम झटके से अपने पैर को ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। आइए चलते हैं आगे, देखिए दिया है प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार। प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की होती हैं। पहला दिया है प्रतिबंधित या अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, और दूसरा दिया है सरल या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, इन दोनों को देखेंगे। आइए देखते हैं प्रतिबंधित। ठीक प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं पहले देखेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, देखिए ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जो वंशागत जन्मजात अनैच्छिक होती हैं उसे ही प्रतिबंधित या प्राकृतिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए जैसे किसी विशेष ऋतु में जंतुओं का जनन करना, घोंसला बनाना, पक्षियों में देशांतरण इत्यादि। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए कोई ऐसी जो ऋतु होती है, कोई वंशागत जन्मजात अनैच्छिक जो क्रिया होती है वह एक उसे ही हम प्रतिबंधित या प्राकृत प्रतिक्रिया, ठीक है बच्चों,
भी कहते हैं। इसे हम प्राकृतिक प्रतिक्रिया जो होती है उसे भी हम कहते हैं। जैसे देखिए, किसी विशेष ऋतु में जंतुओं का जनन करना। कोई जंतु जो होता है, एक ऐसा ऋतु जब आता है तो उनमें जो है जंतुओं का जनन जो है करते हैं। घोंसला बनाना, जो चिड़िया होती हैं वह एक कोई मौसम ऐसा आएगा तो वह अपना घोंसला बनाएंगी और पक्षियों में देशांतरण इत्यादि, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए, सरल या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। सरल या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो जंतु में सीखने या प्रशिक्षण के द्वारा होने लगती हैं उसे ही उपार्जित या अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी कोई जो प्रतिवर्ती क्रिया है जो जंतु होता है उसे सीखने और प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक है, होने लगती है, जो प्रतिक्रिया होती है सिखाने या प्रशिक्षण उसे बताने के द्वारा होने लगती है, उसे हम उपार्जित या अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रिया या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे तैरना, गाना बजाना। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे तैरना, कोई जीव जो मनुष्य होता है उसे तैरना तो जन्म से नहीं आता, उसे सिखाना पड़ता है। गाना भी नहीं आता है, गाना उनसे गाना पड़ता है, गाना बजाना पड़ता है। ठीक प्यारे बच्चों, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, उसे हम सरल या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व क्या क्या है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा संचालित होती हैं जिसमें मस्तिष्क का कार्यभार कम हो जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं मेरुरज्जु के द्वारा संचालित की जाती है, जिससे जो हमारा मस्तिष्क का जो कार्यभार होता है वह कम हो जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे, इसका अगला महत्व देखेंगे। देखिए, दूसरा है प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती क्रियाएं स्वतः एवं शीघ्र होती हैं जो दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता होती हैं, सहायक होती हैं। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वह स्वतः होगी और शीघ्र होगी। ठीक है, जो दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होती है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए, आप लोगों के पास कोई आपकी आँख के पास कोई अंगुली जब लेकर जाता है, ठीक प्यारे बच्चों, अचानक से, तो यह स्वतः क्रिया होती है। देखिए, आप अपने पास अंगुली लेकर जाइए, आपका जो पलक होती है आँख की वह अपने आप बंद हो जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, और दुर्घटना जो होती है, दुर्घटना में रोकने में सहायता, वह अपने आप को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे, देखेंगे ग्रंथियां। ठीक है, ग्रंथियां देखेंगे किसे कहते हैं। देखिए, शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का स्रवण करने वाली कुछ ग्रंथिल ऊतक युक्त विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे ही हम ग्रंथि कहते हैं। जो हमारा शरीर है उसमें जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उस, ठीक है प्यारे बच्चों, उपापचयी क्रियाएं के लिए आवश्यक जो रासायनिक पदार्थ का श्रवण होता है, स्राव होता है, करने में कुछ ग्रंथिल ऊतक जो होती हैं, ठीक है, विशेष उनकी एक संरचना, विशेष एक उनकी जो एक संरचना पाई जाती है उसे ही हम ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे, इसे देखेंगे। आइए देखते हैं हम ग्रंथि के प्रकार। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, पहला दिया है बहिर्स्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, इन तीनों को हम देखेंगे बारी बारी से और समझेंगे। ठीक है, ये देखेंगे हम बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। देखिए, एंजाइम का स्राव करने वाली नलिका युक्त ग्रंथियों को ही बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो हमारे शरीर में जो एंजाइम का स्राव करती हैं, ठीक है बच्चों, नलिका युक्त होती हैं, यह जो एंजाइम का स्राव करती हैं या नलिका युक्त होती हैं उसे ही हम बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि। ठीक प्यारे बच्चों, यह सब नलिका युक्त होती हैं। ठीक है, ये चलते हैं हम आगे, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चलते हैं हम आगे, ये देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। देखिए, हार्मोन्स का स्राव करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियों को ही अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो
हार्मोन्स का जो ग्रंथियाँ हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो स्राव करती हैं उसे ही हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह जो ग्रंथियाँ होती हैं यह नलिका विहीन, इनमें नलिका किसी भी प्रकार की नली नहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसे है पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है प्यारे बच्चों, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, यहाँ तक आए आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे। मिश्रित ग्रंथि देखिए किसे कहते हैं। देखें, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त एवं नलिका विहीन दोनों प्रकार की होती हैं उसे ही मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, मानिए कोई ऐसी ग्रंथि जो होती है जिसमें नलिका भी पाई जाती है और नलिका नहीं भी पाई जाती है। ठीक है, जो दोनों प्रकार की नलिका मिश्रित जो दोनों प्रकार की होती हैं उसे ही हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे अग्नाशय हमारा जो है मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। आइए देखते हैं मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, देखिए मानव की शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्न होती हैं। जो मानव शरीर होता है उसमें जो प्रमुख अंतःस्रावियाँ जो होती हैं निम्न प्रकार की होती हैं। देखिए पहला है थायराइड। आइए देखते हैं थायराइड पहले देखेंगे। ठीक है, देखिए थायराइड ग्रंथि मानव के गले में स्वर यंत्र के पास स्थित अंग्रेजी के यह चकार की ग्रंथि है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है यह जो हमारा मानव का जो, ठीक प्यारे बच्चों, स्वर यंत्र होता है। ठीक है, एक बाक्सीनुमा स्वर यंत्र होता है, इसी के पास जो है यह चकार की, ठीक है, अब यह चकार की जो है संरचना पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो होता है यह यच आकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह होगा। ठीक है, इसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वर यंत्र के पास पाई जाती है। ठीक है, यह दोनों ओर रहती है। ठीक है, देखिए मनुष्यों में इसका भार 25 से 30 ग्राम का होता है, जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है जिसका प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना होता है। इसकी कमी से, ठीक है, इसकी कमी से शरीर व मस्तिष्क दुर्बल व कमजोर होता है। जब हमारा, ठीक है प्यारे बच्चों, जो थायराइड ग्रंथि होती है यह थायरॉक्सिन जो हार्मोन स्राव करती है, इससे जो इसका जो प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। हृदय जो हमारा स्पंदन दर इसका है, जो हृदय का स्पंदन दर है उसको भी बढ़ाना होता है। और इसकी कमी से जो हमारा होता इस जब थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है हमारा वह कम स्रावित होगा या कम हो जाएगा तो उसे मस्तिष्क जो हमारा है कमजोर हो जाएगा और, ठीक प्यारे बच्चों, और हमारा जो शरीर होता है दुर्बल हो जाता है। ठीक है, दुर्बल या कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये चलते हैं हम आगे। सॉरी बच्चों, मस्तिष्क जो हमारा है दुर्बल और कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये चलते हैं हम आगे। अधिवृक्क ग्रंथि किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए यह उदर वृक्क, ठीक है बच्चों, यह उदर में वृक्क के अग्र सिरे पर स्थित एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका 90% भाग बाहरी वलकुट से तथा 10% भाग भीतरी मध्यांश से बना होता है, जिसे एड्रेनिल तथा नॉन एड्रिनल हार्मोन्स का स्राव होता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर एड्रेनिल नहीं रहेगा, एड्रिनल, और यहाँ पर रहेगा नार एड्रिनल हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, जो अधिवृक्क ग्रंथि हमारी है यह हार्मोन स्राव करती है एड्रिनल और नार एड्रिनल। ठीक है, यह उदर गुहा के जो वृक्क है, वृक्क के, ठीक है बच्चों, अग्र सिरे पर स्थित होता है। एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारा वृक्क होता है। ठीक है, जो हमारा वृक्क होता है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से जो हमारा वृक्क होता है तो यह यहीं पर इसके ऊपर एक संरचना जो पाई जाती है इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए पीनियल ग्रंथि किसे कहते हैं।
देखिए यह अग्र मस्तिष्क के डायंसिफेलान भाग में स्थित होता है। एक छोटी चपटी एवं सफेद ग्रंथि होती है। जो हमारा पीनियल ग्रंथि होता है, यह अग्र मस्तिष्क के एक जो अग्र मस्तिष्क हमारा होता है उसमें डायंसिफेलान जो भाग होता है उसी में एक छोटी चपटी सफेद ग्रंथि होती है, उसे हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जिससे मिलेटोनिन तथा सीरोटोनिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, जो मिलेटोनिन और सीरोटोनिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। आइए देखते हैं हम अगली ग्रंथि थाइमस ग्रंथि किसे कहते हैं। देखिए यह हृदय के आगे स्थित एक चपटी ग्रंथि होती है। पशुओं में यह विकसित तथा वयस्कों में यह छोटी होकर विलुप्त हो जाती है, जिससे ठीक है प्यारे बच्चों, जिससे थाइनोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जो आयोडीन का सह उत्पाद होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो यह थाइमस ग्रंथि है वह जंतुओं में तो विकसित होती है और वयस्कों मनुष्यों में कम विकसित होती है और विलुप्त हो जाती है, जिससे थाइनोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जो आयोडीन का सह उत्पाद है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अग्नाशय। देखिए अग्नाशय हम किसे कहते हैं। देखिए यकृत के बाद मानव शरीर में पाई जाने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका भार 60 से 90 ग्राम होता है, जिससे अग्नाशयी रस का स्राव होता है। जो हमारा अग्नाशय है यकृत के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका जो भार होता है 60 से 90 ग्राम का होता है और इससे अग्नाशयी रस का स्राव होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। जनद। देखिए नर जनद और मादा, ठीक है बच्चों, जनद नर और मादा दोनों में जनद पाए जाते हैं। नर जनद को वृषण तथा मादा जनद को अंडाशय कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा नर और मादा में दोनों में जनद पाए जाते हैं। नर जनद को वृषण और मादा जनद को हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, नर जनद से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का तथा मादा जनन से इस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो नर जनन होता है उससे टेस्टोस्टेरॉन और मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन होता है उसे एस्ट्रोजन और वह प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। ठीक प्यारे बच्चों, ये चलते हैं हम आगे। ये देखते हैं हम हार्मोन्स किसे कहते हैं। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थों को ही हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, जितनी भी जो जो रासायनिक पदार्थ वो स्रावित करती हैं उसे ही हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्रीटिन सिक्रीटिन ठीक प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम सिक्रीटिन हार्मोन्स की खोज स्टर्लिंग तथा वेलिस ने 1903 ईस्वी में की थी, तथा हार्मोन्स नाम जो है सन 1905 ईस्वी में स्टर्लिंग ने किया था। हार्मोन्स नाम का जो है हार्मोन्स नाम स्टर्लिंग ने 1905 में दिया था। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे। आइए देखते हैं हार्मोन्स की विशेषता क्या क्या है। देखिए हार्मोन्स हमारे शरीर में संचित नहीं होते हैं इनका निरंतर रुधिर ठीक प्यारे बच्चों रुधिर में संश्लेषण होता रहता है। जो हार्मोन्स की विशेषता यह है कि हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं रहते हैं और रुधिर के साथ इनका जो है हमेशा जो है निरंतर होता रहता है। देखिए दूसरा है हार्मोन्स कम अणु भार वाले होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं इनका अणु भार जो है कम होता है। और तीसरा दिया है हार्मोन्स जल में घुलनशील होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। और जो चौथा है देखिए डी, हार्मोन्स रासायनिक दूत की भांति कार्य करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं रासायनिक दूत की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पादप हार्मोन्स। देखेंगे पादप हार्मोन्स। देखिए पादपों में निम्न दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। देखिए पहला है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स ठीक है बच्चों हार्मोन्स। दूसरा दिया वृद्धि निरोधक हार्मोन्स ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स किसे कहते हैं। यह पादपों में पाया जाता है। देखिए ऐसे हार्मोन्स जो पादप के विभिन्न भागों एवं अंगों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं उसे ही
वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए कोई पादप है, उसका जो है उसके विभिन्न अंगों को जो वृद्धि के लिए प्रेरित करता है उसे हम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक प्यारे बच्चों, ये जो जो हार्मोन्स होते हैं यह सब पादप के विभिन्न अंगों को उत्तेजित करते हैं वृद्धि करने के लिए। ठीक है, आइए यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे। ऑक्सिन किसे कहते हैं, देखिए ऑक्सिन की खोज वेंट नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो ऑक्सिन है उसकी खोज वेंट नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो जड़ या तनों की वृद्धि, ठीक प्यारे बच्चों, जो जड़ और तनों की वृद्धि शीर्ष से स्रावित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यह जो ऑक्सिन होते हैं शीर्ष से स्रावित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो मुख्यतः कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। जो कोशिका होती हैं उनको दीर्घीकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रेरित करता है। जैसे देखिए इंडोल एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक अम्ल इत्यादि। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। यहाँ तक आए आप लोग समझ में। आइए देखते हैं ऑक्सिन के कार्य। ठीक है, ऑक्सिन के निम्न कार्य होते हैं। देखिए पहला जो है कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण का मतलब जो होता है कोशिका को संख्या में वृद्धि करना। विगलन का रुकना। विगलन मतलब जो होता है पत्तियां, जो हमारी पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह जो पीली होने लगती है। ठीक है प्यारे बच्चों, पीले होने के बाद जो पत्तियां होती है पीली होने के बाद झड़ जाती हैं। तो बहुत से ऐसे रोग जो होते हैं, पत्तियां अब देखेंगे पौधा उसी तरह रहेगा, उनकी पत्तियां जो है पीली हो जाती हैं, उनको जो है रोकने का यह ऑक्सिन जो है ऑक्सिन हार्मोन्स जो है कार्य करता है। ठीक है, देखिए अगला दिया है कोशिका विभाजन। कोशिका जो है पौधों की कोशिकाओं के विभाजन में भी यह कार्य करता है। खरपतवार नाशक के रूप में भी यह कार्य करता है। अनिषेक फलन में भी यह कार्य करता है, जिससे ठीक है प्यारे बच्चों, फलों में बीज की जो अनिषेक फलन होता है उसमें बीज रहित फल उगते हैं। ठीक है, ये देखते हैं आगे हम। देखिए जिब्रेलिन देखिए किसे कहते हैं। देखिए यह एक कमजोर पादप अम्लीय हार्मोन्स है जो पादपों में वृद्धि नियंत्रण का कार्य करते हैं, जिसकी खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में धान के खेतों में की थी। जो कुरोसावा नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है प्यारे बच्चों, 1926 में धान की खेत में की थी इसकी खोज जिबरेलिन की। ठीक है, आइए चलते हैं देखिए जिबरेलिन के कार्य क्या क्या हैं, देखते हैं। देखिए इनके जो कार्य हैं, पहला अनुवांशिक बौने पादप का, ठीक प्यारे बच्चों, दीर्घीकरण। जो अनुवांशिक बौना पादप होता है उसका दीर्घीकरण करना भी इसका कार्य होता है। देखिए बीज का अंकुरण। और तीसरा दिया है फलों की वृद्धि एवं पकना। जो जिबरेलिन का जो कार्य होता है फल का वृद्धि हो और पकने तक का पकाता भी है। ठीक है, नहीं देखते हैं हम आगे। साइटोकाइनिन देखिए किसे कहते हैं। देखिए मिलर तथा उनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम खमीर और फुफूद के डीएनए में इसे प्राप्त किया था, जो डीएनए के अपघटन से बनता है। साइटोकाइनिन जो होता है डीएनए के अपघटन से बनता है। खमीर और फुफूद के डीएनए से इसे प्राप्त किया गया था। ठीक है, मिलर नामक एक वैज्ञानिक था तथा उनके जो सहयोगी थे उन्होंने साइटोकाइनिन का खोज की थी। ठीक है, ये देखते हैं साइटोकाइनिन के कार्य जो हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के निम्नलिखित कार्य हैं। ठीक है, देखिए कोशिका विभाजन। कोशिका का जो है विभाजन करना इनका कार्य होता है। कोशिका दीर्घीकरण का इनका कार्य होता है। और तीसरा जो दिया है शीर्षक प्रभाविता का प्रतिकार जो होता है यह भी इनका कार्य होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे। आइए देखते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं। देखिए ऐसे हार्मोन्स जो पादप अथवा उसके अंगों में वृद्धि को रोकते हैं उसे ही वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जैसे एब्सिक अम्ल, इथाइलिन। जो इथाइलिन और एब्सिक जो अम्ल होता है यह पादप की जो वृद्धि होती है उसको रोकने का कार्य करते हैं। देखिए एब्सिक अम्ल, कार्न्स एवं एडिकोट ने इसे कपास के पादप की
कलियों, ठीक प्यारे बच्चों, कलियों से अलग किया था, जो मातृकोशिका विभाजन को ही नहीं रोकता बल्कि पादप की संपूर्ण उपापचयी क्रियाएं को भी धीमी कर देता है, इसलिए इसे वृद्धिरोधक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पादप की उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उन सभी को यह धीमी कर देता है, इसलिए इसे हम वृद्धिरोधक हार्मोन्स कहते हैं। देखिए एबीसी के कार्य जो होते हैं जीराणुता एवं विगलन, देखिए, और तीसरा एक कलिका प्रस्तुति, तीसरा दिया है पुष्पन, चौथा दिया है बीज प्रस्तुति। ठीक प्यारे बच्चों, और जो ई दिया है रंध्रो। ठीक प्यारे बच्चों, रंध्रो। ठीक है, देखिए इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन किसे हम कहते हैं, देखिए इसे पादप जगत का गैसीय हार्मोन्स कहते हैं, जो फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसे फल पकाने का हार्मोन्स भी कहते हैं। जो इथाइलिन होता है यह फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसे हम फलों को पकाने का हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए इथाइलिन के क्या कार्य हैं, देखिए फलों की वृद्धि एवं पकना, विगलन, और तीसरा दिया है जल प्रारंभन, और चौथा दिया है पुष्पन। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो हमारा है, ठीक है प्यारे बच्चों, तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय जो है, यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर जो है समाप्त होता है। ठीक प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।